हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो जीके में हिस्ट्री से एक और उपयोगी क्लास जिसमें हम तुगलक वंश को पढ़ने वाले हैं, जो कि दिल्ली सल्तनत काल का सबसे लंबा कार्यकाल है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल का सबसे लंबा कार्यकाल है किसका? तुगलक वंश का, जो कि 94 वर्षों तक शासन में रहा है। ठीक है, इससे पहले हमने खिलजी वंश को पढ़ा था जिसका कार्यकाल सबसे कम था। ठीक है, जो कि मात्र 30 वर्षों तक शासन में रहा था, जिसमें से अकेले अलाउद्दीन खिलजी ने 20 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, और खिलजी वंश का जो सबसे अंतिम शासक था वो कौन था? मुबारक शाह खिलजी था। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी। उसके बाद एक एक खिलजी वंश का एक वंशज आया तो था जिसका नाम था नसीरुद्दीन खिलजी, जो कि इसका अंतिम शासक नहीं था। अंतिम शासक पूछा जाता है तो हम किसको मानते हैं? मुबारक शाह खिलजी को ही हम अंतिम शासक मानते हैं। ठीक है, तो तुगलक वंश को हम देखते हैं जिसका संस्थापक कौन है। जिसका संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, कौन है? गयासुद्दीन तुगलक है। दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा पहला सुल्तान है जो कि सर्वसम्मति से बनता है। सर्वसम्मति का मतलब होता है सभी की सहमति से बनता है। ठीक है, जिसकी गद्दी में कोई भी जिसको गद्दी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे गद्दी पर नहीं बैठना, इसने साफ इनकार कर दिया था कि मुझे गद्दी पर नहीं बैठना, मुझे गद्दी नहीं चाहिए। तो दिल्ली की जनता ने इसको ज़बरदस्ती गद्दी पर बैठाया कि दिल्ली के जो अगले सुल्तान हो गए वो आप होंगे। ठीक है, तो माना जाता है, तब से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि दिल्ली की गद्दी पर सर्वसम्मति से बनने वाला पहला शासक कौन था? तो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान भी कौन है? गयासुद्दीन तुगलक है। ठीक है, गाजी का मतलब होता है विधर्मी का कत्ल करने वाला। जो भी कोई विधर्मी का कत्ल कर दे उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को गाजी बोलते थे। ठीक है, विधर्मी मतलब ये लोग कौन थे? मुस्लिम लोग थे। और मुस्लिम लोग क्या सोचते थे कि हम सभी को मुस्लिम बना दें, मतलब सभी को इस्लाम धर्म स्वीकार करवाना चाहते थे। ठीक है, तो कुछ लोग तो राजी राजी इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते थे, कुछ ऐसे होते थे कि हमें इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करना, मरना मंजूर है लेकिन इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करना। तो ये लोग क्या करते थे? जो लोग इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करते थे उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर देते थे। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते थे? गाजी बोलते थे। ठीक है, इससे पहले गाजी की उपाधि धारण एक शासक ने और की थी जिसका नाम था मोहम्मद गजनवी, जो कि कौन था? प्रथम सफल तुर्क आक्रमणकारी था। ठीक है, यदि पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी, वो कौन था? मोहम्मद गजनवी था। और यदि दिल्ली सल्तनत का नाम लेकर पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक कौन था जिसने गाजी की उपाधि धारण की, तो वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर दिल्ली सल्तनत में पहला नाम लेकर पूछता तो गयासुद्दीन तुगलक है। ठीक है, और यदि दिल्ली का नाम नहीं लेता, केवल इतना पूछता है कि गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, वो कौन था? महमूद गजनबी था, जिसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। जो कि एक इतिहासकार हैं हेनरी एलियट, जिन्होंने लिखा है कि महमूद गजनबी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, कुल 17 बार आक्रमण किया है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि महमूद गजनबी ने गद्दी पर बैठने के साथ साथ एक शपथ ली थी कि मैं भारत पर हर साल आक्रमण करूंगा, और इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक भी कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारे शासकों ने नहरों का निर्माण किया है, कराया है, लेकिन सबसे पहला शासक था जिसने नहरों का निर्माण कराया, वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, एक शहर को बसाने वाला पहला शासक भी कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने एक शहर बसाया था तुगलकाबाद। एक इसने 56 कोट दुर्ग बनवाया था। ठीक है, 56 कोट दुर्ग भी बनवाने का काम किसने किया है? गयासुद्दीन तुगलक ने किया है। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। ठीक है, आपके क्वेश्चन यहाँ से तैयार होता है कि इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1325 में हुई थी, जो जब ये बंगाल अभियान करके लौट रहा था, तो उस समय इसकी लकड़ी के महल में दबकर मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये लकड़ी का महल किसने बनवाया था? इसी के सबसे बड़े बेटे एमबीटी ने बनवाया था। ठीक है, एमबीटी ने बनवाया था। इसके टाइम पर सूफी संतों के एक गुरु थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया। उस टाइम पर क्या था कि निजामुद्दीन औलिया के पास लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा लगा रहता था। कि निजामुद्दीन लोग क्या करते थे? निजामुद्दीन औलिया की बातों को इतना मानते थे कि बहुत ज़्यादा लोगों का इसी के पास आना जाना लगा रहता था। तो किसी ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा कि आप तो नाम के ही राजा हो, लोगों का जो आना जाना है वो तो निजामुद्दीन औलिया के पास है और लोग भी उसी की ही बातों को मानते हैं। ठीक है, तो इसने एक प्लान लगाया गयासुद्दीन तुगलक ने कि निजामुद्दीन औलिया को कैसे ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो इसने सोचा था
इससे पहले एक राजा हुआ करता था खुसरो खां। ठीक है, खुसरो खां ने निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टका दिए थे। ठीक है, 5 लाख टका दिए थे गरीबों में दान करने के लिए। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने इससे बोला, जब ये 1325 में बंगाल में अभियान करने गया था, तो उसने इससे बोला था कि आपको हमारे पूर्वजों ने जो 5 लाख टका दिए हैं, आपको हमें उन्हें वापस करना होगा। तो निजामुद्दीन औलिया ने इनसे कहा कि वो टका अब मेरे पास नहीं है, उसे मैं गरीबों को दान दे चुका हूँ। तो तुगलक ने कहा कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने किसी को दिए हैं नहीं दिए, हमें अपने 5 लाख टका वापस चाहिए। तो इन्होंने मना कर दिया। तो तुगलक ने कहा कि जब तक मैं दिल्ली से बाहर हूँ तब तक दिल्ली को छोड़कर भाग जाना। मतलब उसने बोला था कि मैं दिल्ली में आऊँ तो तू मुझे वहाँ दिखना नहीं चाहिए। तो उस टाइम पर निजामुद्दीन औलिया ने एक एक बात लिखी थी जिसमें लिखा था इन्होंने, हुनूर दिल्ली दूरस्त। ठीक है, कई बार एसएससी ये क्वेश्चन पूछ चुकी है कि हुनूर दिल्ली दूरस्त किसका कथन है। ये कथन है निजामुद्दीन औलिया का। इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक से कहा था हुनूर दिल्ली दूरस्त। ठीक है, तब इन्होंने एक प्लान लगाया कि कैसे इस गयासुद्दीन तुगलक को मरवाया जाए। तो इनके 5 बेटे थे, जिसमें एक सबसे बड़ा बेटा था गयासुद्दीन तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम MBT शॉर्ट में बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने इसके साथ मिलकर एक प्लान लगाया था कि दिल्ली के इन्होंने MBT से कहा कि यदि आपको दिल्ली की गद्दी चाहिए तो आपको मेरी एक बात माननी होगी। MBT ने कहा क्या बात है। तो इसने बोला कि आपको अपने पिता को मरवाना होगा। ठीक है, MBT अपने पिता की मृत्यु के लिए तैयार हो जाता है और इन्होंने एक प्लान करके एक लकड़ी का महल बनवाते हैं। ठीक है, लकड़ी का महल बनवाता कौन है, इसका खुद का बेटा, इसका जो सबसे बड़ा बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, वो एक लकड़ी का महल बनवाता है जो कि दिल्ली से 2 किलोमीटर की दूरी पर था। ठीक है, तो जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से अभियान करके लौट रहा था 1325 ईस्वी में, तो उसी महल के नीचे दबकर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसी महल के नीचे दबकर उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसको उसी के बड़े बेटे MBT ने बनवाया था। ठीक है, तो आपको यहाँ से याद रखना एक क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा दिल्ली का कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु लकड़ी के महल में दबने से हुई थी। तो कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का कारण कौन था या फिर उसको किसने मरवाया था, तो निजामुद्दीन औलिया ने किसके द्वारा, MBT के द्वारा। MBT ने क्या किया था, एक लकड़ी का महल बनाया था जिसमें उसके पिता की उसके नीचे दबकर मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को, जो कि 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 1351 तक गद्दी पर रहता। कौन है ये इसका सबसे बड़ा बेटा है। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ये भी बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित शासक किसको माना जाता है। तो किसको माना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को ही माना जाता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो सबसे शिक्षित शासक वो कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक है। ठीक है, इसको रक्त पिपासु भी कहा जाता है। ठीक है, रक्त पिपासु का मतलब ये मत सोचना कि रक्त को पीने वाला। ठीक है, इसने लोगों का रक्त नहीं पिया, मतलब इसने लोगों के हित के बारे में कुछ योजनाएं बनाई थी जो कि क्या हो गई थी, जो कि विफल हो गई थी। ठीक है, तो एक इतिहासकार हैं इसामी, जिन्होंने कहा था कि ये क्या है, एक रक्त पिपासु, मतलब इसने लोगों का खून पिया है। ठीक है, वैसे इसने लोगों का खून नहीं पिया था, इसने तो केवल जनता को परेशान किया था। ठीक है, इससे जो 4 योजना, इसने तो जनता के हित के बारे में ही 4 योजना बनी थी जो कि असफल हो गई थी। ठीक है, तो इसको एक इतिहासकार हैं एल फिंस्टन, जिन्होंने इसे पागल भी बताया है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि ये क्या है, एक पागल है। पागल किस लिए बोला था, क्योंकि इसने जो 4 योजना बनी थी वो चारों की चारों ही क्या हो गई थी, असफल हो गई थी, इसलिए इतिहासकार एल फिंस्टन ने कहा था इन्हें पागल। अभी आपने खिलजी वंश में इस एक उसको पढ़ा था, किसको पढ़ा था, मुबारक शाह खिलजी के बारे में पढ़ा था। उनके बारे में भी इतिहासकार एलिफेस्टन ने बताया थी कि कौन थे ये, इत्रलंगी होने के साथ साथ क्या था, एक समलैंगिक भी था। किसके बारे में बोला था एलिफेस्टन ने, मुबारक शाह खिलजी के बारे में बोला था, क्योंकि उसकी जो रुचि थी वो पुरुषों के लिए भी थी और स्त्रियों के लिए भी थी। जैसे कि आपने भी पढ़ा भी था कि मुबारक शाह खिलजी को किससे प्रेम था, उसी के दरबार में एक रहता था मुबारक हसन नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिससे जिससे उनको उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेम हो गया था। उसको वह भरे दरबार में कभी भी लिपट जाता था और उसके किस वगैरह करने लगता था। ठीक है, तो वो ही इसी कारण से क्या हुआ, मुबारक शाह खिलजी की मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी की मृत्यु का कारण भी कौन बना था, मुबारक हसन ही बना था। ठीक है, जिसको किसने मारा था, मुबारक शाह का एक दोस्त था जहरिया, जिसने इसकी छाती पर कुल्हाड़ी मारकर हत्या की थी। ठीक है, तो ये खिलजी वंश की बात थी, खिलजी वंश में मुबारक शाह खिलजी की। इसके बाद मतलब इतिहासकार जो एल्फिंस्टन से, उन्होंने ही बोला था मुबारक शाह खिलजी के बारे में कि ये क्या था, समलैंगिक होने के साथ साथ इत्रलिंगी भी था। और इन्हीं ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बोला है क्या है, कि एक पागल बादशाह था।
ठीक है, क्या बोला है कि यह एक कौन था, पागल बादशाह था। वैसे पागल बादशाह के नाम से आगे आप जब चलोगे तो आपको किसी और शासक के बारे में पढ़ाया जाएगा कि पागल बादशाह कौन है। ठीक है, यहाँ केवल इस एल्फिंस्टन ने कहा है कि ये पागल है क्योंकि इसकी सारी योजना विफल हो चुकी थी। ठीक है, इतिहास सामी ने कहा है कि ये क्या है, एक रक्त पिपासु है। तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन और तैयार होता है कि रक्त पिपासु के नाम से किसे जाना जाता है, और तो किसे जाना जाता है, एमबीटी को जाना जाता है। ठीक है, रक्त पिपासु के नाम से एमबीटी को जाना जाता है। यहाँ से आगे देखते हैं इसके अन्य नाम क्या क्या थे। इसके अन्य नाम थे मलिक फ़खरुद्दीन, जूना खां, उलूग खां और अमीर उल मोमिनीन। आपको आगे चलकर ये उपाधि बहुत सारे राजाओं के पास मिलेगी। ठीक है, कौन सी उपाधि, अमीर उल मोमिनीन की उपाधि। ठीक है, ये बहुत सारे राजाओं के पास होती थी। इसका मतलब होता था खलीफा का सर्वोच्च या खलीफा का प्रमुख आदमी। खलीफा का प्रमुख आदमी, जो भी खलीफा का प्रमुख आदमी होता था उसे क्या बोलते थे, अमीर उल मोमिनीन। उसे एक पद दिया जाता था, अमीर उल मोमिनीन। ठीक है, अब ये खलीफा कौन है, आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि इस्लाम धर्म का सर्वोच्च पद क्या होता था, खलीफा होता था। 632 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद तब से एक पद चला था खलीफा। ठीक है, मुस्लिमों का जो सर्वोच्च पद होता था वो क्या होता था, खलीफा। तो इस टाइम पर खलीफा का जो प्रमुख होता था उसे एक उपाधि दी जाती थी, अमीर उल मोमिनीन की। ठीक है, इसके जो 4 असफल प्रयोग थे जिसकी वजह से इसे रक्त पिपासु कहा गया, जो कि ईसामी ने कहा। ठीक है, इसे पागल भी कहा गया, जो कि किसने कहा था, एल्फिंस्टन ने कहा था। वो किस लिए बोले गए, इनके जो दोनों नाम थे किस लिए बोले गए थे, क्योंकि इन्होंने जो 4 प्रयोग किए थे वो क्या हो गए थे, असफल हो गए थे। ठीक है, सबसे पहले इसने एक प्रयोग किया था राजधानी परिवर्तन। ठीक है, इससे पहले राजधानी कहाँ हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी दिल्ली, जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली किसने बनाई थी, इल्तुतमिश ने बनाई थी। ठीक है, तभी से दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो किसको माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है। वैसे दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना की थी वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उनको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता क्योंकि उन्होंने जो राजधानी बना रखी थी वो कहाँ बना रखी थी, लाहौर में राजधानी बना रखी थी। ठीक है, लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी इल्तुतमिश ने, इसलिए उनको बोला जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने एक प्रयोग किया था दिल्ली से देवनागरी में, इन्होंने अपनी राजधानी इस परिवर्तन किया था। ठीक है, देवनागरी कहाँ है, महाराष्ट्र में है, जो कि कहाँ पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो सबसे पहला अभियान किया था वो देवनागरी पर ही किया था, जहाँ पर एक राजा राज्य राज्य मतलब करते थे। कौन थे वो, राजा रामचंद्र देव, जिनकी पुत्री थी जहत्यापाली, जिससे इन्होंने शादी भी की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो सबसे पहले इसने क्या किया था, दिल्ली से देवनागरी इस राजधानी परिवर्तन किया था, और जिसका नाम इन्होंने दौलताबाद रखा भी था। ठीक है, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि किसी शहर की स्थापना करने वाला कौन था, मतलब पहला शासक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, तुगलकाबाद की स्थापना जो की थी वो किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ठीक है, और जो देवनागरी था उसका नाम दौलताबाद किसने रखा था, एमबीटी ने रखा था। ठीक है, इसने अपनी जनता से बोला कि चलो यहाँ अब नहीं रहते, अब हमें कहाँ रहना है, हमें देवनागरी रहना है। तो लोग क्या करेंगे, जनता को क्या करना, उनको तो राजा की बात माननी है। सब क्या करते, अपना सामान वगैरह लेकर सब कहाँ चल दिए, देवनागरी चल दिए। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि जनता भूख प्यास से इतनी पीड़ित हुई, उस टाइम पर क्या हुआ, अकाल पड़ गया और खेती बाड़ी लोगों की नहीं हो पाई। तो उसके क्या हुआ कि लोग भूखे प्यास से बेचैन होकर मरने लगे। तो इसने क्या किया था, फिर से वापस देवनागरी से दिल्ली राजधानी लेकर आया था। तो इसका जो सबसे पहला असफल प्रयोग था दिल्ली से देवनागरी राजधानी परिवर्तन का था। ठीक है, असफल क्यों हुआ था, जैसे ही देवनागरी गई तो वहाँ क्या हुआ, अकाल पड़ने के कारण उनकी खेती बाड़ी ठीक से नहीं हो पाई थी। ठीक है, जब फसलों को अच्छा पानी नहीं मिलेगा तो फसल तो अच्छी नहीं होंगी। तो उससे क्या हुआ, लोग जब भूखे प्यासे मर रहे थे तो लोग, इसने क्या बोला कि फिर से चलते हैं दिल्ली। ठीक है, तो इसका यह सफल प्रयोग था। इसने जो दूसरा ऐसा प्रयोग किया था, इसने किया था सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। ठीक है, जो कि 1329 में किसकी बनी हुई थी, कांसे की बनी हुई थी। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा। तो ये इस पर भी लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और किसी ने कांसे की मुद्रा, कांसे की जो बनी थी मतलब सांकेतिक मुद्रा, इसको किसी ने नहीं चलाया, मतलब बहुत कम चली थी क्या, सांकेतिक मुद्रा। तो इससे भी लोग परेशान हो गए थे, तो इसका ये प्रयोग भी क्या हो गया था, असफल हो गया था। इसने तीसरा प्रयोग किया था खुरासान अभियान। खुरासान अभियान, इसने देखा था कि इराक पर ज़्यादातर लूटपाट आक्रमण होते रहते हैं, तो इसने सोचा कि क्यों ना हम इराक को हम खुद ही पराजित, मतलब वहाँ का जो उस मतलब इराक में जो राजा वगैरह है उसको हम खुद ही पराजित करके वहाँ पर हम खुद ही शासन करने लग जाएं। तो इसने क्या किया था, इराक को जीतने के लिए इसकी सेना जैसे ही जा रही थी तो इसमें क्या हुआ, रास्ते में इसने
मतलब जब सेना कहीं जाएगी तो उसके लिए भोजन की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो जब इसने भोजन वगैरह की व्यवस्था नहीं की तो क्या हुआ, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी आधी जनता भूख से प्यास से पीड़ित होकर ही मर चुकी थी। ठीक है, तो इसका ये प्रयास भी असफल हो गया था। इराक को विजिट करने का प्रयास भी इसका क्या हो गया था, असफल हो गया था। इसके बाद इसने चौथा प्रयास किया था कराचिल अभियान, जो कि हिमालय और चीन के लगभग था। ये भी, इसमें भी क्या हुआ था, जैसे इसकी सेना इसमें मतलब इसे विजिट करने के लिए जा रहे थे तो क्या हुआ था, रास्ते में इसकी सेना भूख प्यास से पीड़ित होकर मर चुकी थी। मतलब वहाँ तक पूरी सेना पहुँच ही नहीं पाई थी। तो इसका ये प्रयास भी असफल हो गया था। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया था, दो आव कर में वृद्धि कर दी थी। दो आव बोलते हैं, आव होता है जल का पर्यायवाची। ठीक है, आव क्या है, जल का पर्यायवाची। आव मतलब है ये दो नदियों के बीच की जो जमीन होती थी उसको बोलते थे दो आव। तो इसने उस कर में वृद्धि कर दी थी, मतलब 1/10 लगभग इसे बढ़ा दिया था। उस टाइम पे क्या था कि जैसे मान लो अलाउद्दीन खिलजी ने एक कर लगाया था, जमीन पर जो भू राजस्व कर लगाया था वो दो आव कर है। ठीक है, उसने क्या किया था, 50% कर लगाया था। 50% का मतलब यदि 100 कुंटल किसी के पास अनाज होता है तो क्या करना है, उसमें से 50 किलो राजा के पास रहेगा और 50 किलो किसके पास रहेगा, 50 किलो जनता के पास रहेगा। तो इसने दो आव कर में वृद्धि की थी, मतलब 50 किलो का 1/10 और राजा को देना होगा। 1/10 का मतलब यानी कि 5 किलो, और मतलब क्या हो गया फिर, 55 किलो तो राजा के पास होगा और 45 किलो किसके पास रहेगा, जनता के पास रहेगा। तो इसने दो आव कर में भी वृद्धि कर दी थी, मतलब 1/10 और बढ़ा दिया था। कई जगहों पर तो इसने 1/10 बढ़ाया था, कई जगहों पर इसने उसे 1/20 भी बढ़ा दिया था। ठीक है, इसके बाद इसने किसानों के लिए दीवान ए अमीर को ही बनाया। जब इसने देखा कि जनता, जब इसने दिल्ली से देवनागरी राजधानी परिवर्तन किया था तो उस समय क्या हुआ था, अकाल पड़ने के कारण लोगों की खेती बाड़ी से मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें अनाज नहीं हुआ, और क्या हुआ था, भूख प्यास से लोग पीड़ित होकर वहाँ भी मर चुके थे। तो इसने क्या किया था, किसान, इसने सोचा कि क्यों ना किसानों के लिए कुछ अच्छा किया जाए। जब इसके चारों प्रयास असफल हो गए थे, ये उस समय की बात है, इसने सोचा था कि किसानों के लिए कुछ अच्छा किया जाए, और इसने किसानों के लिए एक दीवाने दीवाने अमीर को ही बनाया था, जिसमें इसने दो आव जो दो नदियों के बीच की जो ज़मीन थी, लगभग इसने 75 × 75 यानी कि 75 किलोमीटर लंबाई और 75 किलोमीटर चौड़ाई के लिए किसानों को ज़मीन दे दी थी कि आप इस पर ज़मीन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने जनता के लिए एक अच्छा काम किया था कि उनको, इसने दीवाने अमीर को ही का मतलब यही है कि इसने इनको एक 75 × 75 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन दी थी, जिसमें ये अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं। ठीक है, और इसने उनसे ये बोला था कि यदि आपके अच्छे मतलब आपकी उपज हो जाए, आपके पास पैसा बन जाए तो लौटा देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिसका प्रमुख इन्होंने बनाया था अमीर ए कोहू को, अमीर ए कोही को ही। ठीक है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका ये बनता है कि इब्न बतूता भारत किसके समय पर आया था। ठीक है, इब्न बतूता भारत आया था किसके समय पर, इसी के समय पर, यानी कि एमबीटी के समय पर। ठीक है, कई बार क्वेश्चन एसएससी यहाँ से यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इब्न बतूता भारत किसके समय पर आया था, तो एमटी के समय पर आया था, जो कि कहाँ का निवासी था, मोरक्को देश का निवासी था। ठीक है, कब आया था, 1333 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, जिसकी विद्वता से खुश होकर, ये इतना बुद्धिमान था कि इससे खुश होकर एमबीटी ने इसे दिल्ली का काजी बनाया था और अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। अब काजी का मतलब क्या होता है, काजी का मतलब होता है, काजी का मतलब होता है वकील, मतलब न्याय देने वाला, न्याय सुनाने वाला। जैसे एमबीटी के दरबार में यदि किसी को न्याय देना हो तो कौन देता था, इसका न्याय देता था इब्न बतूता। ठीक है, काजी का मतलब न्याय देने वाला, या फिर आप बोल सकते हैं कि वकील बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि न्याय करता हो उसे क्या बोलते थे, काजी। तो आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तैयार होते हैं कि इब्न बतूता भारत किसके समय पर आया था, एमबीटी के समय पर आया था। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। ठीक है, इब्न बतूता भारत कब आया था, इब्न बतूता भारत 1333 ईस्वी में आया था। ठीक है, जिसको दिल्ली का काजी किसने बनाया था, एमबीटी ने बनाया था। किस लिए बनाया था, इसकी विद्वता से खुश होकर। ठीक है, इसकी बुद्धिमानी से, या इस जो जिस मतलब इसकी जो दिमाग था उससे खुश होकर एमबीटी ने क्या बनाया था, दिल्ली का काजी बनाया था, और अपना दूत बनाकर इसको चीन भी भेजा था। ठीक है, तो आपको यहाँ से लगभग हर एक बनने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होता है। इब्न बतूता आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके यहाँ से याद रखना है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, यदि इब्न बतूता से कोई क्वेश्चन बनता है तो इसी के ये बस 3 से 4 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, एमबीटी के समय पर ही 1336 ईस्वी में राय बंधु हुए, दो भाई थे, हरिहर राय और बुक्का राय। राय का मतलब है, इनका जो सरनेम था वो क्या था, राय था। बंधु बोलते हैं भाइयों के लिए। ठीक है, दो सगे भाई थे, हरिहर राय और बुक्का राय। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, 1336 ईस्वी में। यहाँ से एक क्वेश्चन एसएससी पूछ चुकी है
कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 1336 ईस्वी में हरिहर राय और बुक्का राय ने की थी। यहाँ से रेलवे भी एक बार क्वेश्चन पूछ चुकी है कि हरिहर राय और बुक्का राय ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी, तो इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। एक बार यहाँ से CISF ने क्वेश्चन पूछा है कि हरिहर राय और बुक्का राय ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में की, तो वो MBT के शासनकाल में की थी। तो इनके जो गुरु थे वो कौन थे? विद्याधर थे। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? हम्पी बनाई थी। हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, हम्पी राजधानी किसकी थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, हरिहर राय और बुक्का राय के गुरु कौन थे? इनके गुरु थे विद्याधर। तो यहाँ से बनने वाले 4 से 5 क्वेश्चन है जो आपको ये भी याद रखने हैं। यहाँ से SSC, रेलवे, CISF सभी जगह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। ठीक है, SSC कभी भी कोई अपना नया क्वेश्चन नहीं बनाती। SSC का एक रूल है कि वो हमेशा क्या करती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही रिपीट करती रहती है। ठीक है, जैसे मान लो कोई SSC GD ने इस बार कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो अब क्या होगा कि वही क्वेश्चन SSC CHSL का मान लो एग्जाम है, तो वही क्वेश्चन को SSC CHSL में पूछ लिया जाएगा। या फिर मान लो कोई क्वेश्चन SSC CHSL ने पूछा है, तो वही सेम क्वेश्चन रिपीट होकर कहाँ आ जाएगा? SSC GD में आ जाएगा। या फिर वही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? SSC CGL में वही क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, CGL हो, GD हो, CHSL हो, MTS हो या CGL हो, सभी में लगभग GS का स्तर देखने के लिए एक समान मिलता है। ठीक है, इस बार SSC GD का पेपर में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली थी, लेकिन SSC हमेशा अपना पैटर्न सेम रखती है, चाहे वो CGL का एग्जाम हो, चाहे वो CHSL का हो, चाहे GD का हो या फिर MTS का हो। SSC MTS का SSC के अंदर सबसे लोएस्ट पेपर है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये पेपर अगर MTS या मान लो कोई क्वेश्चन MTS में पूछा है तो इसको हम CGL में नहीं पूछ सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन आपसे CGL में पूछ लिया है और आप MTS की तैयारी कर रहे हो, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि ये क्वेश्चन हमसे MTS में नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि SSC का रूल है कि SSC हमेशा क्या करती है? रिपीट करती है। क्या करती है? SSC हमेशा रिपीट करती है क्या? SSC के मतलब GK के क्वेश्चनों को। ठीक है, तो यहाँ के बाद एक नया शासक आता है। कौन होता है? फिरोज शाह तुगलक होता है, जो कि 1351 से 1388 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है। ठीक है, जिसको हम कल पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।